मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए स्थितियां और किरण आदि। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, कुछ एग्जाम में भी काफी बार आया है, तो क्वेश्चन देखो, वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का सीधा व आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, सीधा व आवर्धित, आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब हम सभी प्रकार के दर्पणों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में पढ़ चुके हैं, आकार के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस दर्पण से हम वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण हमने पढ़े थे दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में आपको बताया गया था कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी प्राप्त होता है। हमारे सामने दो शर्तें दी हुई हैं क्वेश्चन में, सीधा और आवर्धित बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो सीधा प्रतिबिंब हम समतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। एक शर्त हमारी पूरी हो गई। उसके बाद दूसरी, उसने प्रतिबिंब कैसा बताया है? बड़ा। और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब और बिंब हमेशा बराबर प्राप्त होते हैं। बिंब और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बराबर, ना वस्तु से छोटा और ना वस्तु से बड़ा। तो दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पूरी नहीं हो पाई। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? सीधा व आवर्धित। समतल दर्पण द्वारा हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और बिंब हमेशा बराबर होते हैं। तो समतल दर्पण इसका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमने उत्तल दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण पढ़ा। तो कुछ बच्चे जिनके दिमाग में फिक्स है कि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा व आभासी। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा व वास्तविक। तो वो तो सीधा देखते ही उत्तर लिखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमें यहाँ सब कुछ याद करना है, जल्दबाजी में कोई भी उत्तर नहीं देना। उत्तल दर्पण में हमने दो स्थितियां पढ़ी थी। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदुवत। सीधा तो उत्तल में बनेगा, वो तो क्लियर है। तो एक कंडीशन तो उत्तल से पूरी हो गई कि सीधा बनेगा, लेकिन दूसरी स्थिति क्या है? बड़ा। पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदुवत। अब प्रतिबिंब बिंदुवत है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो बड़ा तो कैसे प्राप्त होगा? तो पहली स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जब वस्तु कहीं भी हो तो आकार हमने पढ़ा था, आकार कैसा होगा? हमेशा छोटा। आकार छोटा, तो आकार छोटा इसका मतलब
स्थिति वहां से प्राप्त नहीं होगी। तो उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थिति थी। 6 स्थितियों में 5 में हमने बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा व वास्तविक। तो 5 स्थितियां इसकी पहली शर्त को पूरी नहीं करती, प्रतिबिंब सीधा चाहिए, जबकि अवतल में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा व वास्तविक। लेकिन जो छठी स्थिति है उसमें हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बड़ा, और प्रकृति भी कैसी है? सीधा व आभासी। तो अवतल दर्पण की छठी स्थिति दोनों शर्तों को पूरी करती है, प्रतिबिंब सीधा भी प्राप्त होता है और आकार भी कैसा होता है? बड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या है? अवतल दर्पण। तो याद रखना, हमें शर्त पे ध्यान देना है। उसने शर्त दी है सीधा व आवर्धित। तो सीधा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब हम सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त करते हैं। यदि सीधा और बराबर पूछता तो हम समतल दर्पण से प्राप्त कर सकते थे। यदि उल्टा और बड़ा पूछता तो भी उत्तर क्या होता? अवतल दर्पण। यदि सीधा व छोटा पूछता तो उत्तर क्या होता? उत्तल दर्पण। तो जो स्थितियां हमने पढ़ी हैं वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा। तो यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इसकी लैंग्वेज चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तुम्हारे लेवल से यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। यदि सीधे की जगह उल्टा करके पूछे तो भी हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि प्रत्येक स्थिति में आकार कैसा होता है और प्रकृति कैसी होती है। हमें उसके अनुसार उत्तर देना है, रट के आंसर नहीं देना। एक जो दूसरा क्वेश्चन है वह है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। वह वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं आर से। में संबंध लिखिए। क्या है क्वेश्चन? गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो यह संबंध हमें याद रखना है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी से 2 गुनी बड़ी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी? आधी। तो जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं और दूसरे के पास 10 रुपए, देखो यदि ए के पास 5 रुपए और बी के पास 10 रुपए, तो हम बोलेंगे कि बी के पास ए से 2 गुने रुपए हैं। दोगुने हैं। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए के पास बी से आधे रुपए हैं। तो संबंध क्या है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है? 2 गुनी। याद रखना, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 2f बराबर r। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f बराबर r/2।
यह संबंध है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होगी, दोगुनी। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी, आधी। ठीक है, तो यह संबंध याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, वह देखो कैसे। उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा, वक्रता त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फोकस दूरी। तो हमें यह संबंध पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दोगुनी। तो हम यहाँ लिखते हैं 2f बराबर r। फोकस दूरी याद करनी है तो 2f बराबर r, वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी है, 20। तो f बराबर 20/2। तो f बराबर कितना आ गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो वक्रता त्रिज्या 20, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी एक नंबर का न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है। तो यह संबंध हमें याद होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग। ये दो क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ये याद होने चाहिए। अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग, सबसे पहला उपयोग है टॉर्च, सर्चलाइट व वाहनों के अग्रदीप बनाने में। वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है, अग्रदीप को अंग्रेजी में बोलते हैं हेडलाइट। टॉर्च, सर्चलाइट व वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट बनाने में। तो देखो टॉर्च, और कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बात है दर्पण शब्द की। क्या है, दर्पण। और दर्पण में मैंने आपको बताया था जिसकी एक सिरे पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो। अब टॉर्च में जो शीशा आपको दिखता है वह तो आर पार होता है। मैंने बताया था यदि शीशा आर पार है तो वो दर्पण की तरह कार्य नहीं करेगा। लेकिन यहाँ उस आगे वाले शीशे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात है जो बल्ब की साइड में जो शीशा लगा होता है या कोई भी जो सतह लगी होती है। शीशा ही हमेशा दर्पण की तरह कार्य नहीं करता, कोई भी सतह दर्पण की तरह कार्य कर सकती है। वह सतह कैसी होगी, अवतल। तो टॉर्च हम जब काम में लेते हैं तो टॉर्च से हमें एक जगह पर इकट्ठा एक किरण पुंज प्राप्त होता है। सर्चलाइट, सर्च मतलब ढूंढना, लाइट मतलब प्रकाश। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि बड़े बड़े ऊंचे स्तंभ बने होते हैं जिन पर कुछ आदमी खड़े होकर चारों साइड लाइट घुमाते हैं, उनको बोलते हैं सर्च लाइट। या बड़ी बड़ी जो शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं उनमें एक लाइट आसमान में दिखाई जाती है, वह होती है सर्च लाइट, जिससे हम दूर तक देख सकते हैं। तो उसमें भी एक शक्तिशाली इकट्ठा किरण पुंज दूरी तक जाता है। और हमें पता है अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और इन
सब में हमें प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के आकृति हेडलाइट भी आपने देखी होगी, एक ही जगह पर प्रकाश को डालती है, तो इसलिए किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण एक जगह पर प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। दूसरा उपयोग है सेविंग दर्पणों में। दूसरा उपयोग क्या है? सेविंग दर्पणों में। सेविंग दर्पण दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, जो नाई की दुकान पर लगे होते हैं, वो दर्पण क्या कहलाते हैं? सेविंग दर्पण। अब यह अलग बात है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर समतल दर्पण, सेविंग दर्पण के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि अवतल दर्पण ही अकेला ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमें सेविंग करने के लिए अपना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। यदि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो आसानी होगी, इसलिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, जिससे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी दिख सके और बड़ा प्रतिबिंब भी दिख सके। यदि उत्तल का उपयोग करेंगे तो प्रतिबिंब सीधा तो देख लेंगे, लेकिन कैसा दिखेगा? छोटा। इसलिए बड़ा प्रतिबिंब की भी जरूरत है और सीधे की भी आवश्यकता है, इसलिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला उपयोग है दंत चिकित्सा में। कौन सा उपयोग है? दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा जो दांतों के डॉक्टर काम में लेते हैं, और दांतों के डॉक्टरों के लिए भी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखना आवश्यक है और सीधा प्रतिबिंब दिखना आवश्यक है, इसलिए वो भी कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इसके अलावा जो और उपयोग है वह है सौर भट्टियों में। सौर भट्टी या सौर कुकर। सौर मतलब सूर्य, सूर्य से चलने वाली भट्टियां। अब सूर्य के प्रकाश को यदि एक जगह हम इकट्ठा करके रखें तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम भट्टी चला सकते हैं। और सूर्य के प्रकाश को एक जगह कौन इकट्ठा कर सकता है? अवतल दर्पण। इसलिए सौर भट्टियों में चारों साइड अवतल दर्पण लगा के रखते हैं जो सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। तो एक जगह इकट्ठा करना आवश्यक है, इसलिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ये हो गए अवतल दर्पण के उपयोग। अब इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का जो मुख्य उपयोग है वह है वाहनों के पश्च दर्शक दर्पण। पश्च दर्शक दर्पणों को बोलते हैं पार्श्व दर्पण भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं साइड मिरर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइड मिरर। पश्च दर्शक दर्पण, पश्च मतलब पीछे, दर्शक मतलब देखने वाला, दर्पण मतलब दर्पण। वह दर्पण जिसमें हमें पीछे की वस्तु दिखाई दे। पार्श्व दर्पण, पार्श्व मतलब साइड होता है, बगल होता है, जो साइड में लगे हुए दर्पण, और अंग्रेजी में साइड मिरर। आपने देखा होगा वाहनों में, आप बाइक पर जाओ या कार में जाओ, दो दर्पण दोनों साइड लगे होते हैं। तो जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग आपने नहीं भी की हो तो बैठे होंगे, तो आप देखना उनमें हमें हमारे पीछे से आने वाले वाहन दिखाई देते हैं। अब उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पीछे से आने वाला वाहन पहली शर्त सीधा दिखाई देना चाहिए।
कैसा दिखाई देना चाहिए? सीधा। अब सीधा तो हम अवतल से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें पूरा वाहन दिखाई देना चाहिए, पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। अब पूर्ण प्रतिबिंब, मान लो पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का, इतने बड़े ट्रक का पूर्ण प्रतिबिंब यदि पूरा प्रतिबिंब हमें एक छोटे शीशे में देखना है, छोटे दर्पण में देखना है, तो हमें प्रतिबिंब कैसा देखना होगा? छोटा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होना चाहिए? छोटा। तभी तो ट्रक का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। यदि प्रतिबिंब बड़ा हो गया तो फिर ट्रक कैसे दिखेगा इतने से दर्पण में? तो हमें कैसे दर्पण की आवश्यकता, कैसे प्रतिबिंब की आवश्यकता है? छोटे की। तो उत्तल दर्पण इकलौता ऐसा दर्पण है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, और कैसा बना सकता है? छोटा। तो हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। पूर्ण प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। तो छोटा प्रतिबिंब किससे देख सकते हैं? सिर्फ उत्तल दर्पण से। और छोटा भी कैसा होना चाहिए? सीधा। और सीधा में छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से देख सकते हैं? उत्तल दर्पण से। इसलिए ध्यान रखना है, हेडलाइट में अवतल दर्पण और पश्च दृश्यक या पार्श्व दर्पण, साइड मिरर, इसमें कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके अलावा बड़ी इमारतों या वृक्षों का पूर्ण प्रतिबिंब देखने में बात वही है तो अभी हमने समझी थी। हमें किसी भी बड़ी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो वो पूरा प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब हमें उसका प्रतिबिंब छोटा दिखे। तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से, और प्रतिबिंब हमेशा हमारे लिए सुविधाजनक कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा और छोटा उत्तल दर्पण। इसके अलावा आजकल एटीएम में भी काम में आने लगा है। एटीएम में सुरक्षा के लिहाज से जब आप एटीएम में खड़े हैं तो आपके सामने एक उत्तल दर्पण लगा होगा, जो आपको आपके पीछे कौन खड़ा है, वह क्या हरकत कर रहा है, इसके बारे में दिखाएगा। तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से एटीएम में भी कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? उत्तल दर्पण। तो हमें सिर्फ याद रखना है जो मुख्य उपयोग है वह है पश्च दृश्यक दर्पण या पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।